हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। आज इस वीडियो में हम दोस्तों अपनी जो संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसू के अंदर अपना जो 24वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ है, जो कि पूर्णतः HSC CET बेस पर होता है, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। इसके अंदर हम जो अपनी ये वीडियो है, इसके अंदर हम जो इसके मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि इस जो अपने वीकली टेस्ट होते हैं इनके अंदर हम HSC CET बेस पर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और दोस्तों आज के क्वेश्चन पेपर में भी हमने जो HSC CET के जो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने इसके अंदर क्वेश्चन डाले हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सॉल्यूशन को। इसके अंदर हमने 41 से लेकर 70 तक के प्रश्न है वो दोस्तों हमने मैथ और जो रीजनिंग के प्रश्न इसके अंदर डाले हैं। और इसके अंदर जो 41वें नंबर का प्रश्न जो दिया गया है ये दोस्तों एक रीजनिंग का प्रश्न है। उसके अंदर लिखा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके अंदर जो 5 शब्द दिए गए हैं कि प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। दोस्तों इसको हमको क्या अर्थपूर्ण जो ढंग से इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, इनको हमें व्यवस्थित करना है। इसको हम कैसे करेंगे कि जैसे कि सबसे पहले हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। ये दोस्तों एक इंटरव्यू जो होता है उसका एक इसके अंदर क्रम दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो सबसे पहले जो इंटरव्यू जो इसका कक्ष होता है उसके अंदर वो आगमन करता है यानी प्रवेश करता है। उसके बाद में दोस्तों वो अपना परिचय देता है। परिचय देने के बाद में वो अपनी प्रेजेंटेशन देता है यानी कि अपनी प्रस्तुति देता है। उसके बाद में दोस्तों उस पर चर्चा होती है और उस जो व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में चर्चा होती है। जो इंटरव्यूअर जो कि पैनल होता है उसके द्वारा उनकी आपस में चर्चा होती है। उसके बाद में दोस्तों यदि उनको लगता है कि इस बंदे को यानी इस जो इंटरव्यू देने आया है उसको दोस्तों रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, यदि उनको ऐसा लगता है यानी वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो उसके नाम की सिफारिश भी बाद में करते हैं कि इसको हमको रख लेना चाहिए। तो दोस्तों अंत में सिफारिश आती है। तो सबसे पहले आएगा इसमें आगमन, फिर आएगा दोस्तों परिचय, फिर प्रस्तुति आएगी, फिर दोस्तों इसके अंदर चर्चा आएगी और अंत में सिफारिश आएगी। तो इसके अंदर सी ऑप्शन जिसमें कि 3, 5, 1, 4, 2 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा यानी 3, 5, 1, 4, 2। अगला जो प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मैं दोस्तों बता दूं कि जो खेल की जो जानकारी रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, वो इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। जो हॉकी होता है, जो गेम होता है, उसके अंदर दोस्तों फुल बैक एक फील्ड होती है जहां पर हॉकी स्टिक होती है, उससे गेंद को मारा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों उसी क्षेत्र के अंदर हम यदि जो गेंद को क्रिकेट के अंदर मारते हैं तो दोस्तों वो गली में जाती है। तो गली भी एक दोस्तों क्षेत्र होता है जहां पर बैट के द्वारा हम गेंद को पहुंचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन जिसमें गली लिखा गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेजोड़ अक्षर युग्म का चयन करना है। दोस्तों इसके अंदर हम कैसे करेंगे कि पहले इसमें ICQ दिया हुआ है कि ICQ, हम इसको चेंज करते हैं। और इसके अंदर ICQ के बाद में जो अनुपात में इसमें KFU दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इसको ध्यान से देखें तो IJK एक अक्षर छुटा हुआ है, CDEF 2 अक्षर छुटे हुए हैं, QUV यानी QRSTU यानी यहाँ पर दोस्तों 3 अक्षर छुटे हुए हैं। इसी प्रकार इसके अंदर अक्षर छुटे हुए मिलेंगे। जैसे हम सी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन देखेंगे, उसमें भी दोस्तों हमें देखेंगे कि 1, 2 और 3 की सीक्वेंस चल रही है यानी इतने अक्षर छोड़कर वर्ण इसमें छोड़कर अगला अक्षर आ रहा है। तो हम ऑप्शन बी देखेंगे तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हम देखें DOSFUA, इसको हम देखेंगे तो DEF ये ठीक है दोस्तों, एक छुट्टा है। OPQRST यानी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 5 अक्षर छूट गए हैं, 5 अक्षर छूट गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 अक्षर छूटने थे। तो इस प्रकार से अपना जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 1, 2, 3 इस प्रकार से सीक्वेंस चल रही है, इतने अक्षर छोड़कर अगला अक्षर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक के बाद में सीधा 5 अक्षर छूट गए हैं। तो अपना बी ऑप्शन इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा जिसमें DOSFUA लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न आता है उसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये अपना दोस्तों 44 नंबर का क्वेश्चन आया है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि
3 साझेदारों ने 8-7-5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया। उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने में और 14 महीनों के लिए अपने मूलधन का निवेश किया। उनकी मूलधन का अनुपात हमें निकालना है। जितनी पूंजी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने निवेश किया है, वो हमें निकालना है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखने से आपको ऐसे लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे? इनके जो लाभ का अनुपात है, यदि हम उसको इनकी समय अवधि का जो अनुपात है उससे हम भाग दे दें तो दोस्तों इसका प्रिंसिपल उनका मूलधन का अनुपात आ जाएगा। यानी हमें यदि उनका मूलधन का अनुपात है, ये ए का, ये बी का और ये सी का निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, तो इनका जो लाभ हानि का विभाजन का अनुपात है वो जो 8-7-5 है, इसको दोस्तों यदि हम इनकी समय अवधि से इतनी इन्होंने पूंजी इन्वेस्टमेंट की है, जितने महीने यानी जितनी समय अवधि, उससे हम यदि इसको भाग देते हैं 7 महीने, 8 महीने और इसमें दोस्तों 14 महीने, इसका अनुपात यदि हम निकालते हैं तो इनका जो मूलधन का अनुपात आ जाएगा, जितनी पूंजी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसका दोस्तों अनुपात आ जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे कि इसका हम एलसीएम लेंगे, 56 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 8 आएगा तो 64 भाग में 49 भाग में 20, ये आ जाएगा दोस्तों कि 64:20:49:20, ये अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अपना जो अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 सेंटीमीटर है। यदि आधार 33 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो अब हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो। हमने यहाँ पर इसकी ये दो भुजाएं समान ले ली, ऊपर वाली ये दो भुजाएं समान ले ली, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। इसका हमें परिमाप दिया हुआ है, यानी परिमाप क्या होता है कि ये चारों ओर की दूरी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, इसकी जो तीनों ओर की दूरी है वो दोस्तों इसका परिमाप होता है। इसका परिमाप इसके अंदर कितना दे दिया, 125 दे दिया, 25 सेंटीमीटर दे दिया, यानी ये 125 है। अब इसमें लिखा है कि इसका आधार ये दोस्तों इसका 33 सेंटीमीटर है, इसका 33 सेंटीमीटर है। तो ये जो समान भुजाएं हैं इनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हमको पता है कि जो समान भुजाएं हैं इनकी लंबाई समान है। यदि समान है तो दोस्तों ये देखो, ये चारों, ये जो इनकी तीनों ओर की दूरी 125 है, इसमें से एक हम इसको लेस कर दें तो बाकी अपने पास कितना बचेगा, 92 सेंटीमीटर बचा है। 92 सेंटीमीटर अपना ये दो भुजाएं बची है और ये दोनों समान है, यानी ये दोनों आधी आधी है। तो हम इसको करेंगे तो 46 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, 46 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी जो समान जो भुजा है उसकी लंबाई दोस्तों 46 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अपना जो 46वें नंबर का प्रश्न आता है कि निश्चित कोड भाषा में BEAM को 2349 और MEAN को 4327 के रूप में कोडित किया गया है। उस भाषा में अन के लिए कौन सा वर्ड है, ये हमको पूछा है। दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे कि इसमें क्या लिखा है कि BEAM, इसके लिए इसमें दिया गया कि 2349 ये दिया गया है, और मीन के लिए MEAN, इसमें दोस्तों इसके अंदर दिया गया है 4327। हमें देखना है दोस्तों इसके अंदर क्या समान आ रहा है, BEA यानी EAM, ये दोस्तों इसके अंदर समान है, यानी AEM ये तीन अक्षर जो है ये दोस्तों इन दोनों में ही समान है, इन दोनों में ही समान है। अब हम देखते हैं कि इनमें संख्या कौन से समान है, 2 3 4 2 3 4 ये संख्या इसके अंदर समान है। और हमें पूछा किसका है, हमें दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि अन के लिए। ये दोस्तों ये बी और अन का कोड बच गया, जो 9 और 7 बचा है, बी और अन का बच गया। और दोस्तों हम यदि ऑप्शन में देखेंगे तो 9 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो अन का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम देखेंगे इन दोनों के अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट समान है तो AEM है, और ये इसके लिए 2 3 4 शब्द यूज किया गया है क्योंकि दोनों में ये समान है।
तो बी और अन के लिए 9 और 7 बचते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो बी का इसमें 9 आएगा, अन का 7 आएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों 9 दिया हुआ ही नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है तो अन के लिए 9 यूज नहीं किया गया होगा, तो वो 7 ही इसके लिए यूज हुआ होगा। तो अन का मान यानी जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी, इसका जो कोड है वो 7 आ जाएगा। 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 3 अनुपात जो 3 वर्गमूल 3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण इसमें पूछा। दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे कि इसके अंदर हम इस प्रकार से करेंगे, इसको पहले हम साफ करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये जो मैंने ली फार्मूला बेस पर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये हमारे जो हम अपनी जो 10वीं क्लास होती है उसके अंदर जो अपना 9वां चैप्टर होता है उसके अंदर दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, उन्नयन कोण होता है, खंबे के जो होती है मीनार होती है, इससे संबंधित जो अपने प्रश्न है वो अपने 9वां चैप्टर होता है उसके अंदर आते हैं। और ये दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक 9 मीटर लंबा खंबा है, 9 मीटर लंबा खंबा है और इसकी जो छाया है वो ये दोस्तों ये जो छाया है ये यहाँ पर पड़ेगी, इसकी छाया यहाँ पर पड़ेगी, यानी इस खंबे की छाया तो यहीं पर आएगी। तो इसकी छाया आई है 3 वर्गमूल 3, ये इसकी छाया है। सूर्य का उन्नयन कोण यानी यहाँ पर जो मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर जो सूर्य है इसका हमें ये उन्नयन कोण पूछा है, ये उन्नयन कोण कितना आएगा ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों ये हमसे पूछा तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा। ये दोस्तों अपना एक जो समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये इसका यहाँ पर क्या लंब है, ये आधार है और ये दोस्तों इसका कर्ण है। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, ये अपना लंब है और ये अपना आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है दोस्तों, वो अपना tan होता है, यानी tan थीटा होता है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान निकालना है, जो यहाँ पर इसका जो कोण है वो हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अल बटे में a करेंगे कि 9 के बटे में 3 वर्गमूल में 3 करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 बटे में वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब हम दोस्तों इसको कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो ऊपर नीचे यानी अंश और हर को वर्गमूल 3 से हम इसको गुणा कर देते हैं नीचे वाले से, क्योंकि नीचे वाला जो वर्गमूल है ये हट जाएगा। हम इसको कैसे करेंगे, ये अपना आ जाए 3 वर्गमूल में 3 आ जाएगा और ये दोस्तों हम वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो अपना 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। और हमें पता है दोस्तों tan 60 जो डिग्री होता है उसका मान वर्गमूल 3 होता है, यानी हमें यहाँ पर थीटा का मान निकालना था। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, वर्गमूल 3 दोस्तों हम देखेंगे कि किसका मान होता है, किसकी वैल्यू होती है। हम यदि यहाँ पर लिखे tan 60 डिग्री उसकी वैल्यू होती है वर्गमूल 3, तो यहाँ पर अपना जो थीटा है उसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा, जिसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अपना जो दोस्तों अगला प्रश्न आता है, यदि x, y, z और w चौथे अनुपात में है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 13 और जो w की 39 है, तो हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको हम दोस्तों कैसे करेंगे कि x, y, z, w ये हमें दिया है, इसकी यहाँ पर 3, ये हमें दिया 13 और ये दिया 39, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि हम इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, तो इस प्रकार से हम करेंगे तो डी ऑप्शन जिसमें 9 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, जैसे हम इसको इस प्रकार से करें कि इसको 4 से गुणा करके 1 इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर क्या करें कि ऐसी कौन सी संख्या हम देखें कि इसको हम 4 से गुणा करके उतनी ही संख्या उसके अंदर ऐड कर दें। तो हम इसको कैसे करेंगे कि हम यदि 9 लिखे, यहाँ पर 9 लिखें, 9 के गुणा में 4 करें और फिर हम यहाँ पर प्लस में कितना करेंगे, 3 करेंगे तो अपना 39 आ जाएगा, अपना 39 आ जाएगा। किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 39 आया है, जो इसका शेष बचता है उसको हम यहाँ पर दोस्तों प्लस कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इसको 4 से इसको गुणा किया, 1 शेष बचा तो हमने 1 इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 3 शेष बचेंगे तो हमने यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे तो इसका 39 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। हम चाहें उसी प्रकार से देखो हम इसको किस प्रकार से और हमारे क्या तरीका हो सकते हैं। जैसे इसमें 3 बटे में 13 दिया है, हमें 39 की वैल्यू निकालनी है, जो हमें यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर हमें 39 और यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है।
तो हम इसको 3 पे काटेंगे तो फिर भी हमारा 9 आ जाएगा। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अपना जो अगला प्रश्न आता है, यदि 4 कोट ए बराबर में 3, तो हमें 3 साइन ए माइनस में 4 कोस ए, 3 साइन ए प्लस में 4 कोस ए का हमें मान हमें निकालना है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये एडवांस मैथ से संबंधित प्रश्न है। और दोस्तों हमारा जो सीईटी का सिलेबस है उसके अंदर ऐसा जो सिलेबस है, ऐसे जो टॉपिक्स है वो दोस्तों इसके अंदर हमारे डाले गए हैं। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर क्या लिखा गया है कि 4, जो इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हमें पता है कि जो साइन बटे में कोस क्या होता है, साइन बटे में कोस हमारा 10 होता है। और यदि हम इसको उल्टते हैं कि कोस बटे में साइन, तो हमारा कोट आ जाता है, ये कोट आ जाता है। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, इसके अंदर दिया हुआ है कि 4 कोट ए बराबर में 3 दिया है, हमें 3 दिया गया है। यदि हम यहाँ पर कोट ए की वैल्यू निकालते हैं तो 4 उस साइड में जाएगा, इस साइड में यहाँ पे गुणा में, उस साइड में जाके भाग में हो जाएगा। ये आ जाएगा कि 3/4 आ जाएगा। 3/4 हमारी कोट की वैल्यू आ जाएगी। कोट की वैल्यू अपनी कितनी है, 3/4 आई है, तो हम 3/4 यहाँ पर लिख देंगे। यानी कोस 3 के इक्वल होगा, साइन 4 के इक्वल होगा। हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे और ये इस जो क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन सोल्व हम कर देंगे। हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि इसमें 3 साइन ए दिया है, बाद में -4 कोस ए दिया है, बटे में हमें 3 साइन ए दिया है, प्लस में 4 कोस ए दिया है, ये दिया है। तो अब दोस्तों हमें पता है कि साइन की जगह हमें लिखना है 4, कोस की जगह लिखना है 3। तो 3 गुणा में साइन की जगह 4 लिखेंगे, माइनस में 4 गुणा में कोस की जगह 3 लिखेंगे। जो हमें बटे में क्या दिया गया है, 3 साइन की जगह 4 लिखेंगे, प्लस में कोस की जगह हम 3 लिखेंगे। अब हम करेंगे 12 माइनस में 12 बटे में 12 प्लस में 12, यानी 0/24 आ जाएगा। 0 को हम 24 से भाग देंगे तो अपना 0 आएगा। 0 को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो दोस्तों वो 0 ही आती है, तो इसका 0 आ जाएगा जो इसके डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 49 नंबर के जो अपना क्वेश्चन है उसका। अपना जो अगला प्रश्न आता है कि 15,800 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब ब्याज की दर प्रति 8 मासिक है, 1 रुपये के समीप तक हमें इसको लेके जाना है। हमें ये हमें दोस्तों राउंड ऑफ करना है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक प्रश्न हमें दिया गया है। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। 9% वार्षिक दर से जो एनुअल रेट हमें दी गई है, वार्षिक ब्याज की दर दी गई है, तो इसमें 2 वर्ष दिए गए हैं। 2 वर्ष है तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये 18% ब्याज लगेगा, यानी 18% इसके ऊपर ब्याज लगेगा। 2 वर्ष इसमें दिया है। और जो ब्याज की दर है वो प्रति 8 मासिक देनी है, प्रति 8 मासिक, यानी जो टोटल 2 वर्ष है तो 24 महीने है, 8 मासिक हमें प्रति देनी है, तो इसमें 3 बार देनी होगी, इसमें 3 बार देनी होगी। 3 बार देंगे तो दोस्तों हम जितनी परसेंटेज 18% देनी है 3 बार में देनी है, तो 3 बार में देंगे तो एक बार में हम 6% देंगे, एक बार में हम 6% हम देंगे। तो इसमें क्या है कि 15,800 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है, जब ब्याज की दर 8 प्रति मासिक हो, यानी जो प्रति 8 मासिक का मतलब है कि 8 महीने बाद हमें एक बार देनी है, तो 1 रुपये के समीप हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें 3 बार ही देनी है और वो 6% हमें देनी है। जैसे हमने कैलकुलेट किया तो 15,800 इसकी अमाउंट है और हमें 6% एक बार देनी है, फिर 6% एक बार देंगे, फिर हम 6% इसकी एक बार देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है तो दोस्तों सबसे पहले इसकी 6%, फिर इसकी 6%, फिर इसकी 6%, यानी ब्याज पर ब्याज तो इस पर लगना ही है। तो अब हम इसको करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब हम इसको यदि सोल्व करते हैं तो अपना दोस्तों 18,815 आ जाएगा, 815.05 आएगा इसका। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये दोस्तों काट लेना, ये भी कट जाएगा दोस्तों 2 पर, इस प्रकार हम काटेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अपना यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर अपना जो इसके अंदर जो यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, 818। तो अब हम इसको करेंगे तो इसको हम घटाएंगे 15,800 को, तो ये अपनी आ जाएगी 318 आ जाएगी कि 318.05। ये हमें राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा,
यानी 3018 आ जाएगी, 3018.05 आ जाएगा। एक में राउंड ऑफ करना है तो एक में राउंड ऑफ करेगा तो अपना 3018 इसका उत्तर आ जाएगा, इसका 3018 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 3018 लिखा हुआ है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है उसमें क्या है कि उस समूह का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्या संबंधित है। दोस्तों इसमें 10, 5, 20 दिया है। इसी प्रकार हम यदि इसको लेकर चलें 14, 7, 28 दिया है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से 2 से गुणा, यहाँ से 4, यहाँ से 2 से गुणा, यहाँ से 4 से गुणा। इस प्रकार हम देखेंगे तो अपना सी ऑप्शन होगा जिसमें कि 22, 11, 44 लिखा है। यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पर 4 से गुणा, इस प्रकार से सुटेबल बनता है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें कि 22, 11, 44 लिखा हुआ है। 52वें नंबर का प्रश्न आता है यदि दी गई शीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो जो नॉट इक्वल टू के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि जो पहला है इसके अंदर बीच में वो दोस्तों जाएगा तीसरे स्थान पर, दूसरा जाएगा दोस्तों चौथे स्थान पर, और जो दोनों इसके बराबर में दिए गए हैं वो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत जाएगा। तो दोस्तों नॉट इक्वल टू के बराबर हमें परसेंटेज आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो अपना 53वें नंबर का प्रश्न आता है कथन से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या लिखा गया है कि कुछ चाबियां जंजीर है, सभी जंजीर ताले हैं, कोई भी ताला चट्टान नहीं है। तो हमें निष्कर्ष के रूप में इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं कि कोई चट्टान चाबी नहीं है, कम से कम कुछ जो चाबियां ताले हैं। तो दोस्तों ये यदि हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे तो अपना बी ऑप्शन जो है जिसमें केवल जो निष्कर्ष 2 जो है 2 है वो अनुसरण करता है, तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका बी हम इसका सही उत्तर करेंगे। 54वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक पासे के 2 बार फेंके जाने से 8 प्राप्त करने की संभावना क्या है। दोस्तों हमें पता है कि एक पासे को हम 2 बार फेंकेंगे तो संभावित परिणाम अपने 36 आने हैं। 36 कैसे आने हैं कि 2 बार हम फेंकेंगे तो क्योंकि अधिकतम 6 संख्याएं होती है उसके अंदर 6 की स्क्वायर करेंगे 2 बार फेंकेंगे तो ये 36 संभावित परिणाम आते हैं। 36 कैसे आएंगे, जैसे एक आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आया, फिर 2 आएगा, पहले मान लीजिए 1 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, 1 आया, फिर 6 आया, इसी प्रकार 2 आया, क्योंकि 7 तो इसके अंदर आ ही नहीं सकते, फिर 2 आया तो 1 आया, 2 आया, 2 आया। इस प्रकार से हमारे जितने भी संभावित परिणाम बनेंगे वो दोस्तों 36 बन जाएंगे, 36 बनेंगे। और 8 का योग पूछा इसने। 8 का योग दोस्तों कैसे आएगा, मान लीजिए पहले 1 आया, फिर 7 तो आ ही नहीं सकता। इस प्रकार मान लीजिए पहले 2 आया, फिर 6 आया, ये 8 का योग हो गया। फिर हम इसका उल्टा करते हैं, 6 और 2, ये भी 8 का योग हो गया। पहली बार उछाला 6 आया, फिर 2 आया। हम इसका 3 और 5 से भी ले सकते हैं, ये भी 8 का योग होता है। 5 और 3 से भी हम ले सकते हैं, और हम 4 और 4 से भी ले सकते हैं। 5 और 3 अपना आ गया, तो इस प्रकार से ये 5 इसके अंदर ऐसे संयोग बनेंगे, संभावना बनेगी कि इसमें 8 योग आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम 4 को रिपीट नहीं करेंगे, 4 को उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे तो दोस्तों 4 ही आ जाएगा, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसका 5 ऐसे संभावित संभावना है 36 में से कि हमारा 8 का योग आए, तो 5/36 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अपना डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो अपना 54वें नंबर का प्रश्न का डी ऑप्शन जिसमें 5/36 लिखा गया है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना 55वें नंबर का प्रश्न आता है कि यदि a प्लस में b बराबर वर्गमूल 7 और a माइनस में b बराबर में वर्गमूल 5 तो 8 है b, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में a माइनस में b की होल स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इनके जो फार्मूले हैं वो पता होना चाहिए, a माइनस b की स्क्वायर और a प्लस b की स्क्वायर। यदि हमें सिंपल ये 2 फार्मूले पता है तो हम इस जो क्वेश्चन है उसको आसानी से हल कर देंगे। इसको दोस्तों मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि कुछ आपका कंसेप्ट भी इसके अंदर क्लियर हो जाए कि ये फार्मूले हमने कैसे बनाए है, कैसे ये जो इसके अंदर निकल के आ जाए। सबसे पहले हम देखें दोस्तों इसके अंदर कि a प्लस में b की स्क्वायर, इसमें यदि हम माइनस करते हैं a माइनस में b की स्क्वायर तो इसका क्या आएगा, अपना 4ab आ जाएगा। आप सोचेंगे दोस्तों कि 4ab कैसे आएगा, तो 4ab कैसे आएगा, यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका क्या होता है, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab। यदि हम इसको करते हैं माइनस है तो माइनस, इसको हम यदि सोल्व करते हैं तो a की 2 प्लस में b की 2 माइनस 2ab ये आता है। अब हमें इसको कैसे करेंगे, ये जो माइनस का निशान बाहर दिया है तो माइनस के निशान से इसकी गुणा करेंगे तो सभी निशान चेंज हो जाएंगे, इसके सभी निशान चेंज होंगे। तो चेंज होंगे तो क्या लिखेंगे, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab।
अब इन सभी के निशान चेंज होंगे, यहाँ पर प्लस का तो ये माइनस का हो, ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 2ab। अब हम इसको करके देखते हैं तो ये यहाँ पर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, 2ab प्लस का 2ab प्लस का, तो ये जुड़कर 4ab हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर भी लिखा 4ab। तो दोस्तों ये फार्मूला बन जाता है कि a प्लस में b की स्क्वायर माइनस में a माइनस में b की स्क्वायर, तो ये 4ab आता है। दूसरा मैं इस क्वेश्चन की जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का निशान लगाएं, माइनस की जगह प्लस का निशान लगाएंगे तो हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर जो हमें बीच में माइनस का निशान दिया गया है, यदि मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगा दूँ, यहाँ पर प्लस का निशान लगा दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो हम देखते हैं। तो इसको हम यदि सोल्व करेंगे, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab। अब हम इसको करेंगे प्लस है तो यहाँ पर जो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी निशान चेंज नहीं होंगे, माइनस से ही होते हैं। तो हम इसको ऐसे कि ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे, a की 2 माइनस में जो प्लस में b की 2 माइनस में 2ab। अब हम यदि इसको करेंगे तो ये यहाँ पर 2ab प्लस का है, यहाँ पर 2ab माइनस का है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, a की 2 और a की 2 को हम जोड़ेंगे, 2a की 2 हो जाएगा। ये बीच में प्लस का है क्योंकि प्लस के दोनों, इनको हम जोड़ेंगे b की 2 को, तो 2b की 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो a की 2 प्लस में b की 2, ये अपना बच जाएगा। तो इसका ये आ जाता है, यानी पहले यहाँ पर हम यदि माइनस का निशान लगाएंगे तो 4ab आता है, और यहाँ पर यदि प्लस का निशान लगाएं तो अपना कैलकुलेशन में 2a की 2 प्लस में b की 2, ये अपना आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमें सिर्फ ये 2 फार्मूले जो इनका जो निष्कर्ष के तौर में हमने निकाले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 4ab 2a की 2 प्लस में b की 2, ये हमें ध्यान में रखने हैं, और ये जो अपना क्वेश्चन है ये अपना सोल्व हो जाएगा। हमें इसका वैल्यू क्या निकालनी है कि 8ab a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में a माइनस में b की स्क्वायर, ये हमें निकालना है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है इसके अंदर a प्लस में b की बराबर में वर्गमूल 7 दिया हुआ है, और a माइनस में b की b हमें वर्गमूल 5 दिया हुआ है। दोस्तों ये तो हमें यहाँ पर दिया हुआ ही है, ये यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस में b, a माइनस में b, ये हमें वर्गमूल 5 दिया हुआ है। तो a माइनस में b की जगह, a माइनस में b की जगह हम यहाँ पर वर्गमूल 5 है, हम लिखे वर्गमूल 5 लिखे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो ये तो हमने कर दिया है, इसकी वैल्यू अपनी 5 आ गई, इसकी वैल्यू अपनी 5 आ गई। अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है। इसको हम सबसे पहले a b की वैल्यू निकालते हैं, a b की वैल्यू निकालते हैं। a b की वैल्यू हमको पता है कि a प्लस में b की स्क्वायर, a प्लस में b की स्क्वायर, a जो प्लस में b हमें वर्गमूल 7 दिया हुआ है, वर्गमूल 7, a प्लस में b वर्गमूल 7 दिया स्क्वायर, तो हम इसकी स्क्वायर कर देंगे। प्लस में a माइनस में b हमें वर्गमूल 5 दिया है, वर्गमूल 5 ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। बराबर इसका फार्मूले को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम यदि माइनस का, यहाँ पर हम यदि माइनस का लगा के इसको सोल्व करते हैं तो अपना कितना आया था, 4ab आया था। यहाँ पर यदि माइनस का लगा के करते हैं तो 4ab आया था। अब हम इसको करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा। बराबर में अपना कितना है, 4ab है। यदि हम इसको करेंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे, बराबर में 4ab आ जाएगा। ये 4, इस 4 क्या है, इसके गुणा में इस साइड में आके भाग में होगा, तो ab की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो हमने ab की वैल्यू भी हमने निकाल दी 1/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की 2 प्लस में b की 2 की वैल्यू निकालनी है। जो हमने यहाँ पर निकाला था a की 2 प्लस में b की 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू भी हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे। यदि हमें ये फार्मूला करना आता है तो यदि हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएं तो ये अपना आएगा इसका, जैसे मैंने पहले निकाल के दिखाया था। तो a प्लस में b की स्क्वायर हमें कितना दिया है, वर्गमूल 7 स्क्वायर, तो प्लस है तो प्लस है। a माइनस में b की स्क्वायर कितना दिया है, वर्गमूल 5 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। इसका आता है क्या है, 2a की 2 प्लस में b की 2, ये अपना आता है। यदि हम इसको करेंगे 7 प्लस में 5 बराबर में अपना ये आ जाएगा 2a की 2 प्लस में b की 2। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो अपना ये 12 आएगा,
12 आएगा। 2 इस साइड में गुणा में है, इस साइड में आके भाग में होगा, तो इस साइड में क्या बचेगा, a की 2 प्लस में b की 2, और यही हमें निकालना है इसके अंदर। तो अब इसको काटेंगे, 6 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू अपनी 6 आ जाएगी, यानी 6 आ जाएगी। बस अब हमने सभी की सभी वैल्यू निकाल दी है। अब इसके अंदर हमें सिर्फ इसको रखना है और हमें इस जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर देना है। हम इसको कैसे करेंगे, 8 का 8, a की वैल्यू, a b की वैल्यू 1/2 आई, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 6 आई, माइनस में इसकी a माइनस में b की इसके की वैल्यू हमारी 5 आई, तो इसको हमने रखा, तो इसको हमें यहाँ पर 4 पे कटा, तो 4 गुणा में 6 माइनस में 5, इसको हम करेंगे 24 माइनस में 5, यानी 19 इसका उत्तर आ जाएगा। 19 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि a प्लस में b की स्क्वायर, a माइनस में b की स्क्वायर का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, जो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसमें हमें यदि बीच में माइनस का लगा के हम इसको सोल्व करते हैं तो 4a भी आएगा, यदि हम यहाँ पर प्लस का लगा के करते हैं तो 2a की 2 प्लस में b की 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे, इसको पुटअप करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो अपना 19 उत्तर आएगा, तो जो अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अपना 56वें नंबर का प्रश्न आता है कि 18% छूट पर 10.5% छूट पर बेचे जाने पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 192 रुपये है, तब अंकित मूल्य हमें निकालना है। दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि 18% एक वस्तु तो 18% पे छूट पर बेची जाए और एक वस्तु 10.5 पर बेची जाए, इनमें जो फर्क है वो 7.5 का आ गया, 7.5% का आ गया, वो ये 7.5 है। इन 7.5% का फर्क जो इसमें फर्क डालने पर 192 रुपये का फर्क आता है, 192 रुपये का फर्क, यानी 192 है वो 7.5 के बराबर है। हम यदि इसकी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यदि हम इसको काटेंगे तो हम इसको 5 पर काट के देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको परसेंटेज हम निकालेंगे, इसकी परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज दिया है, हम इसकी जो पूरी वैल्यू निकालेंगे तो हम गुणा में 100 भी करेंगे, गुणा में 100 भी करेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 पे कट जाएगा। यदि हम इसको 3 पे काटेंगे तो ये अपना 6 और 4 64 पे कट जाएगा, 64 पे कटेगा, 64 और यहाँ पर अपना 10 है और इसकी 4 की गुणा करेंगे, 4 की 10 के करेंगे 40 आएगा, तो 64 की हम 40 से गुणा करके देखते हैं, यहाँ पर 0 0 आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो 64 की 40 की हम यहाँ पर ऊपर करते हैं, 64 की और 40 की हम 4 से कर देते हैं, तो 6 1 और 25 0 की 0, 2560 आ जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन जिसमें 2560 रुपये लिखा गया है वो इसका सही उत्तर। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि 7.5% का इसमें फर्क डाला, 192 रुपये का फर्क आ गया। ये 192 जो है ये 7.5% है, 7.5% है, तो हम इसका 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हम इसके गुणा में 10 करेंगे, क्योंकि पॉइंट हटाते हैं, 1 के बाद में पॉइंट है तो इसके बटे में 10 कर देंगे, 75/10 आएगा, ये 10 ऊपर जाके इसके गुणा में हो जाएगा, तो हम इसको काटेंगे तो ये 2560 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना 57वें नंबर का प्रश्न आता है। उस 57वें नंबर के प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, ये दोस्तों एक कैलेंडर से संबंधित प्रश्न मेरे इसमें दिया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें एक ऐसा वर्ष दिया है जिसमें कि लीप वर्ष नहीं है, यानी उसमें 366 दिन है, 366 उसके अंदर दिन नहीं है, उसके अंदर 365 दिन ही है, उसके अंदर 365 दिन है, तो उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार से संबंधित है। अंतिम दिन और पहला दिन पूछा है कि किस प्रकार से संबंधित है, वे एक ही है। पहला दिन रविवार है, अंतिम दिन शुक्रवार है, पहला दिन रविवार है, अंतिम दिन शनिवार है, पहला दिन मंगलवार है, अंतिम दिन शनिवार है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें पता है कि एक साल में यदि 365 दिन है, क्योंकि इसके अंदर लीप वर्ष नहीं है, तो वो 365 दिन का ही होगा। तो उसके अंदर यदि हम 7 से भाग दें, क्योंकि 7 दिनों के बाद में सेम डे आ जाता है, 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन आ जाता है, 1 दिन आ जाता है, यानी एक साल में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, 1 दिन होता है। यदि पहला दिन मान लीजिए रविवार आ गया, पहला दिन रविवार आ गया, तो यहाँ पर तो ये रविवार हो गया। अब 52 सप्ताह बचते हैं और हमको पता है कि प्रत्येक सप्ताह के बाद में तो सेम डे आ जाना है, तो दोस्तों 52 सप्ताह के बाद में तो सेम डे ही आएगा, क्या आएगा, रविवार आएगा। तो ये दोनों एक ही आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक साल में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जो कि लीप वर्ष नहीं है। तो ये पहला दिन रविवार है, तो पहला दिन तो ये गया, बाद में बचे 52 सप्ताह के बाद में तो हमें पता है कि सेम डे आ जाना है, तो वो रविवार ही आ जाना है, तो वो रविवार ही आ जाएगा। वे दोनों ही सेम डे होंगे, यानी एक ही दिन होंगे वो दोनों। हम यहाँ पर रविवार मान लो चाहे कोई भी वार मान लो, वो एक ही है, ये इसका उत्तर आएगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि 49 लीटर दूध विलयन में 63% दूध है, तो विलयन में दूध की सांद्रता 70% करने पर कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, ये दोस्तों इसके अंदर पूछा है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, एक दूध में
जो 63% दूध है, यानी 63% दूध है, तो हम इसको किस प्रकार से 49 जो लीटर दूध है, 49 में 63% दूध है, तो उसके अंदर दोस्तों हम दूध हम यदि निकालेंगे तो दूध उसका 30.87 आ जाएगा। यदि हम इसका पानी देखें तो पानी इसमें 37% बचा, 37/100, तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 18.13। ये जो बाकी बचा है वो अपना आ जाएगा। इस प्रकार हमें 70% करना है, यानी मान लीजिए जो अपना कुल जो मिश्रण है वो अक्स है, वो अक्स है, इसका हमें 70% करना है, 70% हमें दूध करना है। जब हम दूध करेंगे तो इसके अंदर यानी 63 से 70 करेंगे, 63 से 70 यदि हम इसको लेके जाएंगे तो अपना फिलहाल दूध कितना है 30.87 है, ये भी बढ़ेगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा 7%, हमें इसको 7% इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम मान लीजिए इसको जो बड़ा अक्स से डिनोट कर देते हैं, इतना हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर गुणा में है, जो फिर यदि हम इसको 7% बढ़ाएंगे तो अपना जो कुल मिश्रण है वो भी दोस्तों बढ़ जाएगा, 49 प्लस में x, जो अपना कुल मिश्रण है वो भी बढ़ जाएगा। और ये दोस्तों अपना किसका बढ़ रहा है, जो अपने जो टोटल मिश्रण जो हमने माना है अक्स, उसका दोस्तों ये बढ़ रहा है, उसका ये बढ़ रहा है, क्योंकि जो टोटल मिश्रण का ये 49%, ये जो इतना बढ़ाना है, इतना हमें बढ़ाना है, यहाँ पर अक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी अक्स परसेंटेज हमें निकालना है, यानी इतना हमें यहाँ पर बढ़ाना है कि अपना ये 70% आ जाए, 70% जो दूध है वो आ जाए। ये टोटल मिश्रण हमने एक्स माना है, तो इससे ये दोस्तों कट जाएगा, यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगी। अब हम इसको करते हैं तो यहाँ पर 7/10 बचा है, ये इसके भाग में है, यहाँ पर आके इसके गुना में होगा, 49 प्लस में एक्स बराबर में कितना बचा है अपना, यहाँ पर 30.87 गुना में जो एक्स, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे भी बड़ा अक्स है, तो अब हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि 7 की 49 से गुना करेंगे, 7 की हम 49 से गुना करेंगे तो अपना कितना आएगा 3, 6, 34 बटे में अपना 10 आ जाएगा, और प्लस में ये 0.7 है यहाँ पर, तो हम एक्स की गुना करेंगे तो 0.7 एक्स आ जाएगा, बराबर में अपना ये है, अपना कितना है 30.87 गुना में एक्स, ये है। अब हमें पता है कि ये हम उस साइड में लेके जाएंगे, एक्स वाला एक साइड में करेंगे, और जो अपनी संख्या है उसको हम एक साइड में करेंगे, तो उसको यदि हमें एक साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर अपना कितना आया 34.3 आएगा, 34.3 आएगा, 30 भी लिख सकते हैं। और ये उस साइड में इस साइड में लेके आएंगे तो ये साइड में प्लस में, इस साइड में आके माइनस में हो जाएगा 30.87। अब उस साइड में कितना बचेगा, पहले से कितना मौजूद है बड़ा एक्स, और ये उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.7 एक्स। इसमें से यदि हम इसको घटाएंगे तो अपना कितना आएगा, ये दोस्तों 3.43 आ जाएगा, बराबर में ये एक एक्स में, एक एक्स में से 0.7 एक्स घटाएंगे तो 0.3 एक्स बच जाएगा। ये यहाँ पर इसके पॉइंट हटाएंगे हम तो 343 बटे में 100, इसकी पॉइंट ये इस साइड में गुणा में है, इस साइड में आके भाग में होगा, और इसके पॉइंट हटाएंगे हम, कितना हो जाएगा 3/10, बराबर में कितना बचेगा अपना एक्स बचेगा। अब हम इसको करते हैं, इसको यदि हम करेंगे तो ये उल्ट जाएगा, तो 343 बटे में 100 गुणा में 10/3, ये इसमें पलट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगी। अब हम इसको काट के देखते हैं तो ये दोस्तों कटता है नहीं कटता है, ये दोस्तों नहीं कटता है, तो 300 ऊपर 343 बटे में नीचे 30 आ गया। अब हम इसको करके देखेंगे, हम इसको अब भाग देंगे, यदि हम इसको 30 से भाग देंगे तो दोस्तों अपना कितना आएगा 10, 11 सही, अपना 13/30 आ जाएगा, 13/30 आ जाएगा, ये दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन है, इसमें 11 सही 13/30 लिखा गया है, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो अगला अपना जो प्रश्न आता है कि निश्चित तर्क के अनुसार 96 16 से संबंधित है, उसी तरह के अनुसार 156 26 से संबंधित है, उसी तरह के अनुसार 228 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर हमें 96 दिया है तो ये 16 से संबंधित है, आगे 156 दिया है तो ये 26 से संबंधित है, 228 में बताना है कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये 6 से गुना है, यहाँ पर भी 6 से गुना है, तो यहाँ पर हम क्या संख्या लिखेंगे कि जिसकी 6 गुना 228 होती है, हम इसको 6 से भाग दे दें तो ये संख्या आ जाएगी, ये अपने 3 आएगी और 8 आएगी, ये 38 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 38 लिखा हुआ है, यानी ये 6 से मल्टीप्लाई करता है। यदि हम 36 को 6 से, इसको 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 ही आएगा, यदि 4 आया
तो ये 22 आया, 228 आया। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। निम्नलिखित आकृति में यदि PT 12 सेंटीमीटर और PB 24 सेंटीमीटर, तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें HSC के अंदर हमें देखने को अवश्य मिल सकते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं। और इसके अंदर क्या हमें लिखा है, एक हमें चित्र दिया गया है, उस चित्र के अंदर कुछ इस प्रकार का चित्र है। ये यहाँ पर एक वृत्त है और इसके अंदर यहाँ इस प्रकार से एक रेखा खींची गई है और यहाँ पर एक इस प्रकार से इसको मिलाते हुए यहाँ पर एक रेखा है। और ये हमें दिया गया है PT दिया है और ये हमें AB दिया है, यहाँ पर A और यहाँ पर B। ये हमें यानी PT हमें 12 सेंटीमीटर, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊपर वाला हमें जो PB है यानी ये पूरा है, पूरा हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो है ना अंदर की साइड में, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, हमें पता है कि ये जो PT है, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला यदि हम इसकी स्क्वायर करें, यदि हम इसकी स्क्वायर करें, ये स्क्वायर किसके बराबर होती है, इसके बराबर और पूरे के बराबर होती है। तो हम यदि इसकी गुणा करते हैं, यानी PA के गुणा में PB करते हैं, इसके बराबर में होती है। यानी इसकी जो स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर इसके और इस पूरे के गुणा के बराबर होती है। तो यदि हम इसको करके देखेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर, 12 की स्क्वायर बराबर में PA हमें दिया हुआ नहीं है, तो PA हमें ज्ञात करना है, गुणा में PB यानी पूरा का पूरा हमें 24 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 24 लिख लेंगे। 12 की स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 24 उस साइड में गुणा में, इस साइड में आके भाग में हो जाएगा। ये भाग में हो गया तो इसको हम काटेंगे तो अपना 6 पकड़ जाएगा। तो PA की वैल्यू अपनी 6 आ गई, यानी ये अपनी 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर। हमको पता है दोस्तों कि एक पूरे की पूरी, ये पूरे की पूरी 24 सेंटीमीटर है। इस पूरी में से यदि हम इतना घटा दें तो अपने पास यही बचेगा। यदि पूरी में से यानी 24 में से हम यदि 6 घटाएंगे तो अपना ये बचेगा, जो अपनी AB की वैल्यू हो जाएगी। AB की वैल्यू अपने 24 पूरा है, इसमें से हम 6 घटाएंगे 18 आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि इस पूरा का पूरा, ये पूरे की पूरी जो लाइन है, जो रेखा है, इसकी वैल्यू हमें 24 दी गई है। इस पूरी में से यदि हम इतना घटाएं, ये घटाएं, तो अपना ये बाकी बच जाएगा। ये पूरा 24 है, इसमें से हमने ये 6 लेस करेंगे तो ये 18 बच जाएगा, जो अपना 18 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। जो अपना ऑप्शन नंबर इसमें B लिखा गया है, तो B इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 18 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अपना जो अगला 61वें नंबर का प्रश्न आता है, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है दोस्तों, ये एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। जिसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो हमसे पूछा गया है वो हम लिखते हैं। इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि T गुणा में x भाग में y प्लस में z। हमें पूछा कि जो इसमें T है वो z से किस प्रकार संबंधित है, ये T है ये z से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें को पता है कि यहाँ पर T है, गुणा की इसमें क्या लिखा गया है कि गुणा A B का पिता है, यानी T है वो x का पिता है, ये यहाँ पर पिता है। तो ये इसका क्या होगा, ये तो पुत्र होगा, ये या फिर इसकी पुत्री होगी, यही होगा, क्योंकि ये इसका पिता है, T है। तो अब इसमें क्या है कि भाग का निशान है। भाग का मतलब क्या है, A B की बहन है, ये दोस्तों यहाँ पर बहन है, ये बहन किसकी है, Y की। तो ये स्पष्ट हो गया, ये यहाँ पर पुत्री है। ये x है, ये Y की बहन है, तो ये दोस्तों इसकी पुत्री हुई। और ये भी दोस्तों या तो पुत्र होगा, ये या फिर इसकी पुत्री होगी, क्योंकि दोनों बहनें भी हो सकती हैं, दोनों भाई। ये तो पता चल गया कि ये तो पुत्री है, ये तो पुत्री है। ये दोस्तों पुत्र और पुत्री दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे हमें प्लस का निशान दिया, प्लस का मतलब कि A B का भाई है, ये जो है ये Z का भाई है, इसका मतलब ये हुआ ये Z का भाई है, तो दोस्तों ये पुत्र हुआ, ये पुत्र हुआ। और ये क्या है, Z का भाई है, Z का भाई है, तो दोस्तों ये पुत्र या फिर पुत्री हो सकती है, ये हमको नहीं पता, क्योंकि Z ये जो Y है ये इसका भाई है, तो भाई है तो दोस्तों ये इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है। हमें पूछा है क्या है कि ये इसके किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, और ये इसकी पुत्री या पुत्र है। तो दोस्तों ये सभी के सभी T के ही पुत्र पुत्री है, T के ही पुत्र पुत्री है। तो दोस्तों T इनका पिता है, T इनका पिता है, तो Z का पिता कौन होगा, ये T होगा। Y का पूछे तो भी इसका पिता T है, X का पूछे तो इसका पिता T है,
तो इस प्रकार टी का है ये दोस्तों पिता का संबंध आएगा। ए ऑप्शन इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि पिता लिखा गया है। 62वें नंबर का प्रश्न आता है कि ए और बी एक कार्य को 18 घंटों में कर सकते हैं। 6 घंटों में के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को 36 घंटे का समय लगता है। यदि केवल ए कार्य करता है तो वह कितने समय में उस कार्य को पूरा कर लेगा, ये दोस्तों हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले हम उनका 1 घंटे का कार्य निकालते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 18 घंटे में करते हैं। इनका 1 घंटे का काम 1/18 आ जाएगा। 2 घंटे में 2/18, 18 घंटे का 18/18, 1 पर कट जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का काम इसका 1/18 आ गया। वो 6 घंटे तक तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो 6 घंटे में उन्होंने 6/18 कर दिया होगा, 18 कर दिया होगा। शेष कितना बच गया? 18 में से 6 कर दिया तो 12 बच गया, बटे में 18, यानी ये काम बचा है। और इस काम को बी 36 घंटे में करता है, इस काम को 36 घंटे में करता है। तो हम देखते हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को यदि हम निकालना है तो हम इसको उल्ट देंगे, 18/12 कर देंगे, तो उसको अकेला ही 3 पे कट जाएगा। 18 54 घंटे में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 54 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 18 घंटे में कर सकते हैं। तो हम ए का कार्य निकाल सकते हैं। ए का कार्य हम किस प्रकार से निकालेंगे? दोनों का कार्य 1/18, 1 घंटे का, और इसमें से यदि हम बी का घटा दें 1 घंटे का 1/54, इसका हम 1 घंटे का हम इसमें से लेस कर दें तो बाकी अपना ए का बचेगा, 1 घंटे का बच जाएगा ए का। यदि हम इसको लेस करेंगे 54 इसका एलसीएम आएगा, 3 माइनस में 1, 2/54 आ जाएगा। यदि ये 1 घंटे का काम है, ये 1 घंटे का काम है, 54 में से 2 पार्ट करता है 1 घंटे में। यदि हम इसका पूरा उस कार्य को करने में लगने वाला समय हम ज्ञात करेंगे तो इसको उल्ट देंगे, 54/2 ये 27 आ जाएगा कि ए अकेला उस कार्य को 27 घंटों में कर देगा। तो इसका डी ऑप्शन जिसमें कि 27 लिखा गया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम करेंगे। सबसे पहले हम उनका 1 घंटे का कार्य निकालेंगे। 1/18 आया, वो 6 घंटे तक मिलकर कार्य करते हैं तो 6/18 कर दिया। शेष बचा 12/18, वो बी 36 घंटे में करता है। तो हमने बी का टोटल समय लगने वाला हमने निकाल दिया कि टोटल उसको उस कार्य को करने में 54 घंटे लगेंगे। अब दोनों करते हैं 18 घंटे में, उनका दोनों का 1 घंटे का कार्य 1/18, इसमें से हमने बी का लेस कर दिया, बाकी ए का बच गया। तो ए का 1 घंटे का कार्य 2/54 आया। इसका हमें पूरा निकालना है तो हम इसको उल्ट देंगे तो 27 घंटे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। अपना आगे 63वें नंबर का प्रश्न आता है। उसमें दोस्तों एक हमें श्रृंखला दी गई है और हमें इस श्रृंखला को पूरा करना है। हम इसको किस प्रकार से पूरा करेंगे? सबसे पहले हम उस श्रृंखला को लिखते हैं। सबसे पहले हम उस श्रृंखला को लिखते हैं। उस श्रृंखला को लिखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? ये श्रृंखला के अंदर ए, फिर यहाँ पर ब्लैंक ए, फिर सी, ए, बी, फिर यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है बी, फिर ब्लैंक, फिर ए दिया गया है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 बार दिया है, फिर बी, सी, ए, बी, ए, फिर ब्लैंक सी। इसका दोस्तों मैं आपको उत्तर बताता हूँ। इसका दोस्तों डी उत्तर आएगा। इसमें लिखा है कि बी, ए, सी, बी, ए, बी। अब हम देखते हैं कि ये जो उत्तर है, ये ऑप्शन है, ये इसको किस प्रकार से कंप्लीट करता है। ए, बी लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, और यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर बी। इस प्रकार से लिखेंगे तो एक श्रृंखला किस प्रकार से बनती है? ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी। इस प्रकार से दोस्तों ये श्रृंखला बन जाती है। तो इसके 5 वर्ण इसके अंदर आ रहे हैं और ये श्रृंखला बन रही है ए बी सी, ये श्रृंखला बन रही है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन ऐसा है जो इस श्रृंखला को पूरा कर देगा, एक ही सीक्वेंस में इसको लेके इसको खड़ा कर देगा। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें बी ए, सी बी ए बी लिखा है। अपना जो अगला प्रश्न है 64वें नंबर का कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें एक व्यक्ति जिसका भार 55 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का क्या भार हो सकता है? दोस्तों हमें पता है कि 6 व्यक्ति है और एक व्यक्ति इसमें से जाता है और एक व्यक्ति इसमें से आता है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि इसका जो औसत जो भार है वो 2.5 किलोग्राम है वो बढ़ जाता है। दोस्तों व्यक्ति जा रहा है और एक आ रहा है, इसकी वजह से 2.5 किलोग्राम जो वो बढ़ रहा है, वो यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा वेट वाला व्यक्ति आ रहा है और कम वेट वाला व्यक्ति जा रहा है। यानी 55 किलोग्राम जो वाला व्यक्ति वो जा रहा है, और जब वो 55 किलोग्राम वेट वाला व्यक्ति जा रहा है तो उससे क्या होता है, जब एक नया व्यक्ति आता है तो 2.5 किलोग्राम वेट उसका बढ़ जाता है, औसत जो वेट है बढ़ जाता है। जब जाने से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा वाला आ रहा है। तो हम इसको 2.5 से गुणा करके देखेंगे
तो ये दोस्तों 15 आएगा, ये 15 आएगा। तो 15 किलोग्राम वेट वाला ज़्यादा व्यक्ति, यानी जिसका वेट 15 किलोग्राम जाने वाले से अधिक है, वो व्यक्ति आ रहा है। यानी इसमें हम ये 15 ऐड करते हैं तो 70 वेट वाला व्यक्ति आ रहा है, 70 किलोग्राम वेट वाला व्यक्ति आ रहा है। तब इसका दोस्तों यानी यहाँ पर जो गैप है वो 15 किलोग्राम का है, यानी 55 वाला जा रहा है, 70 वाला आ रहा है, 15 बढ़ रहा है, तो 15 बढ़ रहा है तो इसका 15 उत्तर आ जाएगा। यदि हम इसको 6 से भाग देखेंगे तो ये 2.5 आएगा, तो इसका 2.5 इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि 2.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति भार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो 15 जो किलोग्राम वाला व्यक्ति अधिक वाला आ रहा है, तो नए व्यक्ति का भार हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो जो 55 वाला गया, 15 वाला अधिका वाला आ रहा है, तो 70 किलोग्राम व्यक्ति वाला जो व्यक्ति आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन जिसमें 70 लिखा गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस वाले को माइनस से और गुणा वाले को भाग से बदल दिया जाए तो हमें जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण का दोस्तों हमें क्या उत्तर आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये समीकरण ही लिख लेते हैं। जो ये समीकरण दिया गया है, और ये समीकरण हमें क्या दिया गया है कि 162 गुणा में 9 माइनस में 452 प्लस में 7 भाग में 9, ये हमें पता है। गुणा वाला भाग में पलटेंगे, ये भाग में हमने पलटा, माइनस वाला प्लस में पलटेंगे तो 452, प्लस वाला माइनस में पलटेंगे, भाग वाला गुणा में पलटेंगे, ये हमें निकालना है। 162 को 9 से भाग देंगे तो ये 18 आ जाएगा, प्लस का प्लस 452 माइनस में 7, यानी अब हम इसको गुणा वाले को हल करेंगे तो 7 की 9 से गुणा करेंगे तो अपना 63 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो प्लस वाले को जोड़ेंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 470 आ जाएगा, इसमें से हम 63 लेस करेंगे तो अब इसमें उत्तर अपना 407 आ जाएगा। तो 407 वाला उत्तर अपना बी ऑप्शन जिसमें लिखा गया है 407 वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर बोर्ड मास का फार्मूला लगता है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को करेंगे, फिर हम ऑफ वाले को करते हैं, फिर हम दोस्तों भाग वाले को, फिर हम गुणा वाले को, फिर हम जोड़ वाले को, फिर अंत में हम माइनस वाले को हल करते हैं। तो इस प्रकार से इस सीक्वेंस में चलेंगे तो अपना ये उत्तर आ जाएगा 407। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला प्रश्न आता है जिसमें इसमें देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। इसमें पूछा गया है कि यदि 5 अंकों की संख्या 235 गुणा में x, y 3, 7 और 11 द्वारा विभाज्य है तो 3x माइनस में 4y का मान हमें निकालना है। ये दोस्तों इसमें क्या है, ये 3, 7 और 11 से विभाज्य है। यदि हमें 3, 7 और 11 का एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हम इन सभी की गुणा करेंगे, 21 की 11 के साथ गुणा करेंगे, 21 गुणा में 21, 1, 3, 2 यानी 231। ये संख्या 231 से भी भाग जानी चाहिए, ये संख्या 231 से भी भाग जानी चाहिए। तो अब हम इसको 231 से भाग दे के देखते हैं। यानी अपनी संख्या क्या है 235 x y, 231 से हम इसको भाग देंगे तो सबसे पहले 1 पर जाएगा, 231 आएगा, यहाँ पर 4 से बचा। अब यहाँ पर हम क्या उतारें कि 231 से पूरा चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है तो हम इसको 2 से गुणा करके देखें तो 462 आ जाएगा। तो यहाँ पर 462 यदि हम उतार के लेके आए, यानी 6 यहाँ पर लेके आए उतार के, 2 यहाँ से लेके आए तो अपना ये फिर 2 पर जाएगा, 462 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा भाग चले जाएगा। यानी x और y की वैल्यू हम 6 और 2 रखेंगे, यहाँ पर हम पहले 6 उतारेंगे फिर हम 2 उतारेंगे, तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। x और y की वैल्यू अपनी 6 और 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू अपनी 2 आ जाएगी। अब हमें क्या पूछा गया है इसके अंदर, हमसे पूछा गया है कि 3x माइनस में 4y, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो x की वैल्यू हमें पता है कि अपनी 6 आई है, y की वैल्यू हमें पता है कि अपनी 2 आई है। तो 18 में से 8 हम लेस करेंगे, 10 अपना उत्तर आ जाएगा। तो अपना डी ऑप्शन जिसमें कि 10 लिखा गया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67वें नंबर का प्रश्न आता है। ये दोस्तों एक कोड से संबंधित जो इसमें प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें पूछा है कि जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के लिए हमें कौन सा कोड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसको भी करके देखते हैं। इसके अंदर लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, इसके लिए इसमें यूज किया गया है UIYUTK, ये यूज किया गया है। और सॉफ्ट येट
स्ट्रॉन्ग, इसके लिए इसमें यूज किया गया है HD, TK और BW। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या समान है, सेम क्या है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग सेम है, स्ट्रॉन्ग ही सेम है इसके अंदर, और तो कोई सेम ही नहीं है। सेम नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों इसका कोड भी सेम ही आया होगा। तो हम इसके अंदर देखेंगे अब इसके अंदर क्या सेम है। इसके अंदर दोस्तों हमें पता चल रहा है कि जो TK है ये सेम है, और तो सेम ही नहीं है। तो ऊपर वाले में भी स्ट्रॉन्ग सेम है, नीचे वाले में उसका कोड भी फिर सेम होगा। तो इसमें TK सेम है, तो स्ट्रॉन्ग की जो है, स्ट्रॉन्ग जो है इसका जो कोड है वो दोस्तों TK होगा, TK होगा। तो अपना TK होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर C जिसमें TK लिखा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। 68वें नंबर का प्रश्न आता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यदि हम यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो दोस्तों ये सभी की सभी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। यदि हम इसको निकाल के देखेंगे 3, 6, 9, 13, 14 इसका दोस्तों उत्तर आएगा। तो 14 इसका दोस्तों करके देखना, और जो इसका जो उत्तर आपको निकाल के कमेंट के माध्यम से आपको दोस्तों बताना है, यानी उसमें आपको पेस्ट करना है कि 14 आपने कैसे इस प्रकार से इसको निकाला है। अब दोस्तों 69वें नंबर का प्रश्न आता है कि यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और इसी दूरी पर 28 किलोमीटर प्रति आवर से वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या है, ये हमें दोस्तों हमको बताना है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें 21 किलोमीटर और 28 किलोमीटर दिया है। दोस्तों मैं अपना तरीका बताता हूँ, मैं इसको किस प्रकार से करता हूँ। मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 84 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो मैं जो टोटल दूरी है उसको दोस्तों 84 मान लेता हूँ कि वो जो टोटल दूरी है वो 84 किलोमीटर है, वो 84 किलोमीटर है। तो दोस्तों वो एक तरफ जाने में, यानी सबसे पहले वो किस में आ रही है, विपरीत दिशा में, उसको 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो उसको 4 घंटे लगे होंगे, क्योंकि इसकी 21 पे 1 घंटे में 21 फिर 21 फिर 21, तो इसने 4 घंटे में 84 किलोमीटर निकाले होंगे। फिर वो इसके दिशा में जा रहा है तो 28 किलोमीटर स्पीड हो जाती है, तो उसको 3 घंटे लगे होंगे, 3 घंटे लगे होंगे। यानी 84 गया है वो 84 आया है। तो दोस्तों इसको टोटल 168 किलोमीटर चला है, और टोटल घंटे इसमें 4 यहाँ पर लगे, 3 यहाँ पर लगे, 7 यहाँ पर लगे, तो उसकी औसत गति आ जाएगी अपनी यहाँ पर 2 और 24 आ जाएगी। तो इसकी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम इसको काटेंगे तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, 24 अपना सही उत्तर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों ये संख्या हमें दी गई है, क्या दी गई है कि 129, सबसे पहले 129, फिर 128, फिर हमें 124, 115 और जो 99 दिया गया है, और यहाँ पर पूछा है कि क्या संख्या आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 1 कम हो रहा है, यहाँ पर 4 कम हो रहा है, यहाँ पर 9 कम हो रहा है, यहाँ पर 16 कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कितने कम होंगे, यहाँ पर 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, ये 5 की स्क्वायर, यानी 25 कम होगा। यदि हम इसको 25 कम करेंगे तो यहाँ पर 74 आ जाएगा, 74 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 74 लिखा गया है। इस प्रकार से दोस्तों अपना जो 24वें नंबर का जो अभी पीछे अपना वीकली टेस्ट हुआ है, इसके सभी के सभी यानी मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हमने सोल्यूशन कर दिया है। तो इसका सोल्यूशन करने जो 30 प्रश्न इसके अंदर डाले गए थे वो 30 के 30 प्रश्नों का हमने सोल्यूशन दिया है। दोस्तों आगे जो बचे हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए दोस्तों मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें अपने बचे हुए 70 प्रश्नों का सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों ये जो हमने किया ये 24वें नंबर का वीकली टेस्ट है, और दोस्तों जो पहले वाले वीकली टेस्ट हुए हैं उनका भी सोल्यूशन मैं धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो दोस्तों कुछ समय का अभाव रहता है, जिसकी वजह से कि थोड़ा सा लेट हो जाता है सोल्यूशन, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वीकली टेस्ट का सोल्यूशन अवश्य दूँ। दोस्तों इस प्रकार से हमने 24वें वीकली टेस्ट का कंप्लीट सोल्यूशन हम आगे करेंगे, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग का हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होता है, कैंडिडेट होता है, उसको दोस्तों मैथ और रीजनिंग में ही ज़्यादातर समस्या आती है, वो सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब हम दोस्तों अपनी आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें HSC CET बेस पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। या जो अपना 25वें नंबर का अपनी जो वीकली टेस्ट होगा उसका सोल्यूशन हम इसके चैनल के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।